आभार आपका जी। डॉक्टर लाल बाबू यादव जी। अच्छा ठीक। तो इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते थे लाल बाबू के बारे में? अब वो बात खत्म हो गई। अरे वो तो हमको चौधरी बना दिए आप वीरेंद्र को चाहते हो, इस बोलिए ना भाई हम पहले चौधरी हैं। तो जिनके मन में हमेशा जिज्ञासा रही है कि बचा दे। हाँ जी, जिनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, यह विचार उन लोगों के सामने रखेंगे डॉक्टर जयंत कुमार जिज्ञासु जी, जो दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए हुए हैं। आप जेएनयू में हैं, आप सादर आमंत्रित हैं अपने विचारों से साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नहीं काम कर रहा, थोड़ा सा इसको और इधर करिए, फोटो सही नहीं आ रही है। जंगे आज़ादी में अपना जीवन होम कर देने वाले होम रूल मूवमेंट के बड़े नेता, इस पाकीज़ा धरती सिवान के सच्चे सपूत, गांधी जी के बहुत निकटस्थ सहयोगी, और जिस पर यह मुल्क आने वाली कई सदियों तक नाज कर सकता है, ऐसे हमारे पुरखे मौलाना मजहरुल हक साहब की याद में सतत कार्यक्रम आयोजित करने वाले बिहार विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सिवान सदर के मकबूल विधायक, वरिष्ठ समाजवादी नेता, और इन सब तारुफ से बढ़कर सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हमारे अभिभावक मोहतरम अवध बिहारी चौधरी साहब, यहाँ मौजूद हमारे गुरुओं के भी गुरु, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, लोकधर्मी समालोचक प्रोफेसर चौधरीराम यादव जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के पूर्व निदेशक और विद्वान राजनेता वीरेंद्र नारायण यादव जी, लालू जी द्वारा स्थापित जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी, यहाँ मौजूद होने से रास्ता रखे चाहते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर इंदू चौधरी जी, मौजूद विधायक हरिशंकर जी, माले के नेता रहे, बल्कि नेता अमर जी, संचालक महोदय, और मजहरुल हक साहब को चाहने वाला यह बहुत ही सहृदय संवेदनशील समाज। आज का जो विषय है मौलाना मजहरुल हक और आज का भारत, यह इतना विस्तार लिए हुए विषय है कि इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आपके बीच पहले भी 2 बार आया हूं। एक बार रविदास जयंती के दिन
और पिछले साल भी इसी कार्यक्रम में, तो मैं अपने शिक्षकों को सुनना पसंद करूंगा, कोशिश करूंगा कि कम समय में मैं अपनी बात कह सकूं। मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को मानिंदे मेहमा लेके आया हूं। और ये सिवान की धरती का अपना यश। क्या आप किसी को भी मेहमान बहुत ज्यादा देर तक नहीं महसूस होने देते, वो अपने आप को इसी घर का सदस्य समझने लगता है। आज सुखद संयोग है कि इस देश के बड़े पाए के किसान नेता और लाल किले पर चढ़कर किसानों के गौरव को और ऊंचा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की भी जयंती है। और चरण सिंह जी कहते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज उन खेतों और खलिहानों को श्मशान बना दिया गया है, जो कभी गुलजार हुआ करता था। इसलिए आज का जो भारत है वह इस बात को लेकर भी चिंतित है कि उसकी अपनी पहचान बचेगी या नहीं। हिंदी के विद्वान हैं, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी पूस की रात, और उसमें हल्कू निश्चिंत होकर सोता है, नील गाय चढ़ रही होती है उसकी फसल। उसमें गूढ़ संदेश भी है कि जो अपनी पहचान, अपनी नियतता को की भी परवाह नहीं करता, जाओ चढ़ जाने दो। वो एक आग सुलग रही होती है, तो उसको ब्रिटानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे और जिनको इस समाज की असल में चिंता थी, वो किसी भी कीमत पर आजादी को कबूल करने को तैयार नहीं थे। चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे मजहरूल हक हो। हक साहब क्या कहते थे? हिंदू और मुसलमान एक ही नाव के सवारी हैं, हम साथ साथ उतरेंगे, साथ साथ डूबेंगे, अलग अलग नहीं, तकसीम करा के नहीं। और जो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो मौलाना आजाद ने भी कहा विशेष अधिवेशन में कि आज कोई जन्नत से उतरकर कोई देवी भी कहे कि हिंदू मुस्लिम एकता की कुर्बानी की कीमत पर हम तुमको ये आजादी दे रहे हैं, इस आजादी को हम ठुकराना पसंद करेंगे, क्योंकि आजादी मिलने में जो देरी हो रही है उसका तो फौरी नुकसान है, लेकिन एक बार अगर ये एकता, ये मिल्लत दरक गई तो फिर उसको बरकरार करने में लंबा वक्फा लगेगा। इसलिए हमें यह बताते हुए खुशी है, और आप सब जान रहे हैं कि जब जब हम लोगों की सरकारें बनती हैं, हम अपने पुरखों को, उनकी विरासत को, उनके कामकाज को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत संजीदा ढंग से प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के 8 महीने के भीतर मोहतरमा राबड़ी देवी जी ने मजहरूल हक साहब के नाम पर अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना खोलने का काम किया। लालू जी को जब मौका मिला तो आदिवासियों के नायक, लड़ने वाले लोग जो सिद्धू कान्हू थे, उस सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम पर सुदूर झारखंड, जो उस समय मांग होती थी अलग राज्य बनाओ, उनके नाम पर दुमका में विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। आजादी के नायकों में वीर कुंवर सिंह के नाम पर आरा में विश्वविद्यालय खोला। विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ के प्रणेता, भूदान आंदोलन के माले के साथ ही लड़ते रहते हैं भूमि सुधार के लिए, भूमिहीनों को जमीन देने के लिए, उनके नाम पर हजारीबाग में विश्वविद्यालय खोला। भूपेंद्र बाबू, जो हम लोग बीपी मंडल साहब को याद करते हैं, वो तो उनका शुरू का लगभग 1.5 दशक कांग्रेस के अंदर बीता आजाद भारत में, लेकिन जो असल में डॉक्टर लोहिया और मधु लीमय के बाद सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उन भूपेंद्र बाबू के नाम पर बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में खोलने का काम लालू प्रसाद ने किया। तो इतना काम जिनका रहा हो, और उनके पुरखों के बारे में अनाप शनाप बातें, गांधी को लेकर तरह तरह की बातें इस देश में हो और सत्तारूढ़ दल के लोग करें, तो इसका मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आज लीडर कम,
लाउड स्पीकर ज्यादा हो गए, जोर जोर से बोलो, चीख के बोलो, चिल्ला के बोलो, अरे जनता किसी काम के लिए भेजा है वहां कुछ और ही गतिरोध पैदा करो। तो लाउड स्पीकर से निपटने में तो हमारे स्पीकर साहब सक्षम हैं और बाकायदा उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जो लीडर की जगह डीलर किस्म के लोग आ गए हैं, उनसे निपटना तो आप जनता की जिम्मेदारी है कि अगली बार ऐसे लोगों को आप ना भेजें। तो चौतरफा चुनौती है। एक एनेक्डोट है जिसको मैं साझा करना चाहता हूं आपके साथ। चौधरी चरण सिंह से ज्यादा नेता उत्तर भारत में किसी और नेता ने नहीं पैदा किए, खास करके 60-70 के बाद से। तो अगर आप देखें ईमानदारी से, तो चाहे वो लालू प्रसाद जी हो आंवड़े सियासत, चाहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे मंडल मसीहा शरद यादव जी हो, जो एक समय में घर घर में दिया जलाने चले थे हम सबके नेता रामविलास पासवान जी हो, इन सबको नेता बनाने का काम चौधरी साहब ने किया। और जब वो हाजीपुर से हारे इमरजेंसी 84 में, तो फिर उनको कहां दूर सुदूर पश्चिमी यूपी के बिजनौर से जाके लड़ाया। थोड़े वोट से हार गए तो फिर हरिद्वार से जाके उपचुनाव लड़वाया। मतलब यह जो आम चुनाव जिसको कहते हैं, जो देश का चुनाव है, उसमें तो 543 सीट में कहीं से भी जाके आप लड़ो। तो देश को बांधने वाले, एकता के सूत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले नेता चरण सिंह जी एक बार बिहार आए हुए थे और किसी नौजवान विधायक ने उत्साह में नारा लगाया कि चौधरी चरण सिंह मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। चौधरी साहब ने उनको बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हारा चौधरी किसी से घबराता उबराता नहीं, किसी से डरता उड़ता नहीं, ये नारा बंद करो और नारा लगाओ कि चौधरी चरण सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज हम लोग अगर कहें कि चौधरी अवध बिहारी जी आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आपने दिशा दिखाई है हम लोगों को। आपने इस इलाके में भी, चाहे वो सिर्फ सियासत के क्षेत्र तक आप महदूद नहीं रहे, कितने नेता होंगे इस बिहार में जो इस तरह के आयोजन बिना नागा करते रहे हों लगभग 30 साल से। और एक जमाने में दारोगा बाबू को लेकर जो श्रद्धा का भाव लोगों में था, वीरेंद्र बाबू बता रहे थे कि वो खाना खाते खाते भी वो लोग आपस में बात कर लेते थे। सीताराम सिंह जी थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, हाजीपुर में गांधी आश्रम में रहते थे, लगभग 100 साल का जीवन जिया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, एक कांग्रेस के नेता, दूसरे समाजवादियों के नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, जैसे अवध बिहारी जी लंबे समय तक रहे हैं। तो दोनों मजाक में कहते थे कि बिहार विधानसभा में कुछ टिकट आप दे देते हैं कांग्रेस की तरफ से, कुछ जो है हम लोग दे देते हैं। तो दारोगा जी ने कहा कि हम दोनों ने मिलके तो इसको जैसा लगता है बिहार विधानसभा को बहुजन टोली बना दिया है, जिसको देखो पिछड़ा दलित अकलियत का ही लोग नजर आ रहा है। तो इस तरह से भी पूरे शक्लो सूरत को बदलने का काम हमारे पुरखों ने किया। और जो आप पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं ऊपर की पंक्ति में, ये दरअसल हिंदुस्तान के बनने की जो कहानी है उसका मुकम्मल टेम्पलेट। इन्हीं लोगों ने इस धरती को बनाया, इस समाज को बनाया। लेकिन चुनौती आज हमारे सामने सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नहीं है, नुमाइंदगी से बढ़ के अब उत्कृष्टता की बात करनी पड़ेगी, सलाहियत की बात करनी पड़ेगी। आप देख लें विश्वविद्यालयों की हालत क्या है। जो सीटें दलितों के लिए रिजर्व्ड है, पिछड़ों के लिए रिजर्व्ड है, पसमानदा के लिए रिजर्व्ड है, आदिवासी के लिए, वहां आना तो उन्हीं वर्ग के लोगों को है, लेकिन वो सब झंडे वालान में जाके जब तक वो दंडवत नहीं होंगे उनको नहीं आने देता। अभी हमारे साथी लक्ष्मण जी आएंगे, सिर्फ उनकी बात इसलिए हो रही है कि वो वोकल हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय से काबिल लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया। तो अब जिस लड़ाई को लड़ते थे जनाब लालू प्रसाद जी, वो लड़ाई आज की तारीख में ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। और अगर उस साजिश को हम न समझें, आप बताइए कि बिहार ने एक रास्ता दिखाया। 1931 के बाद इस देश में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई कि हमको पता चल सके कि किन के लिए हमको ज्यादा काम करना है, किन के जीवन स्तर को उठाना है। तो बिहार ने एक इतिहास कायम किया और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी का संकल्प
और माननीय नीतीश जी का नेतृत्व, और दोनों ने मिलकर, बल्कि मैं तो ये कहूं कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी देश भर के नेताओं को खत लिखा, सोनिया जी से लेके और बाकी लेफ्ट पार्टी के लोग सबको, कि भाई देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर एक कास्ट सेंसस कंडक्ट हो, तभी इस देश में कोई हम लड़ाई को दूसरे चरण में ले जा पाएंगे। और ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे ही जाति की बात आती है लोग नाक भौं से कोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से बिहार में एक काम हुआ, और ठीक उसके बाद सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 12% आरक्षण दिया था पिछड़ों को, जिसको बढ़ा के लालू जी ने 14%, राबड़ी जी ने 18% किया, उस सीमा को बढ़ा के 25% कर दिया तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार। 16% से बढ़ा के 20% कर दिया दलितों का आरक्षण, 1% था आदिवासी का, उसको बढ़ा के 2% कर दिया है, और 18% कर दिया है पिछड़ों का। तो कुल मिला के 65% और 10% जो कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो 75% आरक्षण बिहार में है। लोग तमिलनाडु मॉडल का हवाला देते थे, आज आप देखिए कि बिहार ने करके दिखाया, लेकिन अधिकांश हमारे जो चौथे खंभे के लोग हैं वो इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। तो मतलब नैतिकता पर भी कुछ लोगों का हक है, लोकप्रियता पर भी कुछ लोग कब्जा बिठाए रखे हैं अपना। तो ये जब तक हम पारंपरिक रूप से एक दूसरे के साथ इस तरह के आयोजन के जरिए संवाद नहीं करेंगे तो हमारा काम भी नहीं पहुंच पाता, हमारी चुनौतियों के बारे में भी नहीं पता चल पाता, और शरारत हो जाती है। फिराक गोरखपुरी एक बड़े शायर हुए, मुझे खास तौर पर पसंद हैं। उनके 2-3 शेर से आप रिलेट करेंगे खुद को, कि देवताओं का खुदा से होगा काम, देवताओं का खुदा से होगा काम, आदमी को आदमी दरकार है। इसलिए आदमी एक दूसरे से बात करे, मिले जुले, इसकी जरूरत है आज के भारत में। है जिन्हें शौक वो करें खुदाओं की तलाश, है जिन्हें शौक वो करें खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता। और अगर बदल न दिया आदमी ने दुनिया को, अगर बदल न दिया आदमी ने दुनिया को, तो जान लो कि यहाँ आदमी की खैर नहीं। तो बदलाव बहुत स्वाभाविक है। और बदलाव किस बात के लिए? बदलाव इसलिए कि आज खवातीन की जो हालत है, उनका जो मकाम है समाज में, उसको हम ठीक कर सकें, उसको थोड़ा और बढ़ा सकें। और इसलिए बिहार में आजादी के बाद से जो हालत रही है कमजोर लोगों की, गरीब गुरबों की, गांधी को केंद्र में रख के जो योजनाएं बनानी थी वो कॉरपोरेट हाथों में चला गया। और आज का प्रधानमंत्री आचार्य रजनीश की तरह प्रवचन करता है, अडानी और अंबानी का जैसे लगता है सीईओ हो गया हो। डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथों में चला गया है, उसको मैनेज किया जा रहा है। और इससे बड़ा शर्म का विषय क्या होगा कि लगभग 150 सांसदों को बाहर करके और आप एक से बढ़ के एक रिग्रेसिव किस्म के कानून बना रहे हैं। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन जनबल की ताकत जब सड़क पर खड़ी होती है तो भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में भी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, और किसानों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उन कृषि कानून को भी वापस लेना पड़ता है। तो हम आप जब इस तरह से जनजुट करके इकट्ठे रहेंगे तो इस काम को करने में सहूलियत होगी। आज बिहार में 94 लाख परिवार जो है वो गरीब हैं, और उसके लिए यहाँ की सरकार ने हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के लिए 2 लाख रुपए की राशि किस्त में मुहैया कराने का फैसला तत्क्षण कर लिया। जैसे ही कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट बेस्ड सर्वे, ये निर्णय हो गया सरकार का। जो 63,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवार हैं, उसको जमीन की खरीद के लिए जो 60,000 रुपये दी जाती थी उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया किया गया, और मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको भी पक्का मकान मुहैया कराया जाए, इसके लिए 1,20,000 रुपये की दर से राशि दी जाएगी। अब ये सारा काम बिहार सरकार का, ये इसलिए संभव हो सका कि 2 बड़े समाजवादी नेता इकट्ठे हुए, और उनको आपकी चिंता है। वो चाहते हैं कि इस देश का गरीब जो है उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहे। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अक्सर बात होती है कि संविधान खतरे में है। पूरा 2019 का चुनाव हम लोग यही बोल के लड़ गए,
और लोगों को पता ही नहीं कि संविधान क्या है, संविधान जो खतरे मेरे भाई, और किसके लिए हम वोट डाल दें। तो ये जो निर्गुण किस्म की बातें होती हैं वो जनता तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती। हमारी भावना बड़ी बलवती, हमारी सोच बड़ी स्पष्ट, लेकिन जनता को जब तक बताएंगे नहीं कि संविधान का मतलब क्या है, उसके होने से आप कितने महफूज हैं, उसमें अगर छेड़छाड़ होती है तो आपकी जिंदगी है वो कितनी तकलीफदेह हो जाएगी, तो हमारी बातों का असर होता नहीं। तो इस देश के साथ आज दिक्कत ये है, और आरएसएस वालों ने ये कर दिया है कि दलित नेता तो चाहिए लेकिन दलितों का नेता नहीं चाहिए, पिछड़ा नेता चाहिए, पिछड़ों का नेता नहीं चाहिए, अकलियत नेता चाहिए, नकवी जी जैसे लोग, लेकिन अकलियतों का नेता नहीं चाहिए। इस फर्क को लालू प्रसाद जी ने बहुत स्पष्टता के साथ लोगों को बताया और फिर दिखाया कि भाई अगर हम नुमाइंदगी की बात करते हैं तो हम गुलाम सरवर को भी याद करेंगे, उनको भी जगह देंगे, और हम जो है प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे लोगों को भी विधान परिषद का सभापति बनाएंगे। तो बराबरी के भाव से उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बड़े पाए के शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, ये समाजवादी पार्टी है जो उनको विधान परिषद का सदस्य बना के भेजती। तो जो काम हम लोगों के हैं उसको लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। दुष्यंत एक बड़े शायर मध्य प्रदेश के हुए, बहुत मानीखेज उनकी गजल के 2-3 शेर हैं कि सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजबान है। कल नुमाइश में मिला था चिथरा पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। तो ये जो हिंदुस्तान की तस्वीर है और उसमें जो आपके झोले में एक संविधान बाबा साहब ने रख दिया, तो उस झोले में पॉकेट मार, ये जो रहकट उठाई गिर लोग हैं हाथ डालने की बार बार हिमाकत करना चाहते हैं, उससे बचाना है। किसानों की लागत मूल्य नहीं ऊपर हो पाती। कभी इसी बिहार में डंकल प्रस्ताव का विरोध करने वाला घर घर ब्लॉक पर जाके धरना देने वाला, और लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन तो पंजाब की लड़ाई है, पश्चिमी यूपी की लड़ाई है। तो आज भी पैदावार से इस देश का पेट भरने वाला बिहार और उत्तर प्रदेश, दिक्कत वहां हुई जब 67 में प्रयोग डॉक्टर लोहिया ने किया, और यह मानते हुए कि इस देश में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र चलाने के लिए। तो 9 राज्यों में सरकारें तो हमारी बन गई, लेकिन सूबे बट गए। 77 में ये विभाजन और गहरा कि भाई समाजवादियों को जो है वो जनसंघ का विलय जरूर हो गया, लेकिन आप बिहार में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए, कर्नाटक में रहिए, हरियाणा में रहिए, उड़ीसा में रहिए, गुजरात में रहिए, लेकिन जनसंघ ने ले लिया हमारे हाथ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल। और जैसे ये सरकार अस्त-व्यस्त हुई तो मंडल आंदोलन का भी असर सिर्फ वहीं रहा जहां पर 67 और 77 में हमारा गढ़ था। हम आज भी पनप नहीं सके मध्य प्रदेश में। एक मोहन जी को ला दिया आपके बीच में और कहता है कि बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा, और उसमें डिबेट कराया जा रहा है। अरे बिहार तो कभी भी ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाएगा जो इस देश को तोड़ना चाहते, और मिजाज के हिसाब से भी पशुपालक और किसान कौमें लड़ने भिड़ने वाले नेता को पसंद करती, उसी को अपना नेता मानती, फुंकार शैली में बात करने वाले को अपना नेता मानती। अब हमको तो बता रहे थे वीरेंद्र बाबू कि 89-90 में सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट दिया, ये मानते हुए कि आने वाले दिनों में लालू जी मुख्यमंत्री होंगे। और जब चुनावी सभा को संबोधित करते थे तो वीरेंद्र बाबू तो वो पूरे जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की लिखते हैं उस हिसाब से बात करने वाले कि नहीं आप लोग जिताइए फला उम्मीदवार को, तो आपके नेता भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। तो लालू जी ने कहा कि ना ऐसे नहीं होगा, बोलिए कि अब सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया है, और उसके बाद जो जनता का उबाल
तो होप जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे लोगों के बीच में कि नहीं, इस सरकार को बदला जा सकता है और इस सरकार को हटाया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और हम लोग हराएंगे, तब तक जनता कैसे लामबंद होगी? जितना होप जनरेट करेंगे उतना फंड जनरेट होगा। और गांधी जी कहते थे कि आपका अहम भी दरकता है जब आप किसी से मांगते हैं। जमीन बेचकर तो राजनीति नहीं होती, चंदा के पैसे से राजनीति होती, लोग आपको बढ़ाते हैं। और एक और बड़ा भारी बीमारी हमारे बीच आ गई है। जो लोग भी सच में सोचने समझने इस मिट्टी की तासीर को महसूस करने वाले लोग हैं, उनको बता दिया जाता है कि जब पढ़े लिखे वाला लोग हैं एक तरह से सियासत ना हो। तो भाई अब बताइए कि सियासत करने के लिए क्या हमारा पॉकेट मार हो जाना, चरित्रहीन हो जाना, डकैत हो जाना, अपराधी हो जाना अनिवार्य शर्त है क्या? अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव को यह कहा होता सरसठ में कि तुम तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर हो, पढ़ा ही रहे हो, वेतन मिल रहा है, परिवार पल जाएगा, क्या इस देश को इतना बड़ा नेता मिल पाता? अगर लालू प्रसाद जी को जयप्रकाश जी ने कहा होता कि तुम तो LLB किए हुए हो, जाके पटना हाई कोर्ट में वकालत करो, लंबा चौड़ा परिवार है, तुम्हारा परिवार पल जाएगा, क्या इस देश को इतना बड़ा नेता मिल पाता जो बिहार में राजनीति के व्याकरण को बदल के रख दे? अगर शरद यादव जी को दादा धर्माधिकारी और जयप्रकाश जी ने कहा होता कि तुम तो इंजीनियरिंग किए हुए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, जाके अभियंता बन जाओ, क्या मंडल कमीशन लागू कराने में उस आदमी की जो भूमिका है उसको देश दुनिया देख पाता? अगर रामविलास पासवान को जयप्रकाश जी ने कहा होता कहां तुम चक्कर में पड़े हुए हो, जाओ DSP की परीक्षा पास कर लिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, परिवार भी गर्व करेगा, तो क्या हाजीपुर में जो जोनल ऑफिस है वो मिल पाता? तो इसलिए इस तरह की बातों को तुरंत खारिज करने की जरूरत है। अरे राजनीति में खोने के लिए कुछ नहीं होता, आपको समाज और सिर्फ अपना परिवार, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छे घर में रह जाए, अच्छी धूप मिले, आंगन हो, इसका नाम तो जीवन नहीं है। ठीक है कि आप पैसे चाहिए, खुददारी बचाने के लिए भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये भारत की चुनौती आज है। शल्य एक मिथकीय चरित्र होता है, वो सारथी तो कर्ण का था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रशंसा वो हमेशा अर्जुन की करता था। आधा मनोबल तो कर्ण का ऐसे ही गिर जाएगा। तो इसलिए शल्य सिंड्रोम के शिकार जो लोग हैं वो आपके आसपास अगर हैं तो उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहिए कि हम अपना रास्ता बना लेंगे। संसाधन कभी आड़े नहीं आती राजनीति करने के लिए। अवध बिहारी चौधरी जी के पास कोई कारू का खजाना नहीं रहा होगा जब ये राजनीति में जद्दोजहद कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और आज बिहार विधानसभा में बड़ी गरिमा के साथ सदन का संचालन करते हैं। एक जो हम सबकी चुनौती है, जिसको लालू प्रसाद जी ने बहुत सफलतापूर्वक जिस चुनौती से पार पाई, 89 के बाद इस बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं भड़कने दिया, लेकिन वो बीमारी ऐसी है कि कब आपके अंदर का कम्युनलिज्म हावी हो जाए, जो बचपन से आप अलाव के किनारे सुनते रहते हैं, हिंदू मुसलमान और इतना तफरका, उस प्रवृत्ति पर बहुत सुंदर ढंग से किशन पटनायक जी ने 1982 में लिखा। और मैं चाहता हूं कि इसको आप गंभीरता से सुने कि कुछ राजनेता, बुद्धिजीवी और नौजवान कहते हैं मैं तो जात पात नहीं मानता। ऐसा कहने वाले अक्सर जनेऊ धारण करते हैं, अपनी जाति में शादी करते हैं और उसी जाति की संतान पैदा करते हैं। उनका खान पान, मेल मिलाप, गपशप अपनी या नजदीक की जातियों के साथ ही होता है। अगर हम जाति में पैदा होते हैं और जाति की संतान पैदा कर रहे हैं, जाति के साथ ही सुख दुख मनाते हैं, तो उस अनुपात में हम जाति के बंधन में हैं। यह दावा करना बड़ा कठिन है कि मैं पूरी तरह जात को छोड़ चुका हूं। उससे ऊपर उठने की एक निरंतर कोशिश हो सकती है। जो जितनी ईमानदारी से इसकी कोशिश करता है, वही जाति व्यवस्था से उतना ही मुक्त माना जा सकता है। जब हम जाति को न मानने का ढोंग करते हैं, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ कोई ठोस काम नहीं करते, तब जाति का अनुप्रवेश इतना अधिक होता है कि राजनीति और विश्वविद्यालय जैसे सेकुलर कार्यक्रम में भी वह हावी हो जाती है। अगर हमारे विश्वविद्यालय में जाति व्यवस्था का जोर है, तो समाज में पुनरुत्थान पर आश्चर्य प्रकट करना हमारी नादानी। हमारी राजनीति में जातिवाद और जाति प्रथा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, तो दलों के अंदर जाति जरूर होगी। क्या जातिवाद एक पुनरुत्थानवादी मूल्य नहीं है?
जो जातिवादी है वह सक्रिय रूप से सांप्रदायिक आचरण ना भी करे तो भी सांप्रदायिकता के ऊपर नहीं उठ सकता। जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन न चलाने के फलस्वरूप देश के सारे राजनीतिक दल पुनरुत्थानवाद के और सांप्रदायिकता के सहायक हैं। किसी ने अभी तक मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि क्यों जम्मू के उत्तर में और गुवाहाटी के पूर्व में किसी भी अखिल भारतीय पार्टी का जीवित संगठन नहीं बन पाता। कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई भी नहीं चल पाती है। क्या पूर्वी भारत में जहां बंगाली द्विज हिंदू नहीं होंगे वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय इकाई हो सकती है? हिंदू होकर द्विजों की या अपनी जाति की राजनीति करना, हिंदू समाज को बदलने की कोई नीति या कार्रवाई न चलाना, यह अखिल भारतीय राजनीतिक दलों की बेईमानी है जो अपने को सेकुलर कहते हैं। इनमें से किसी के पास धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सेकुलर शब्द का अर्थ उल्टा हो गया है। सब धर्मों की रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना ही आज सेकुलर समझा जाता है। यह आज की भारत की चुनौती है। कोई इस पर ठीक से बात करने को तैयार नहीं है। और किशन पटनायक किसी एक दल नहीं बल्कि सबके अंदर जो एक अजीबोगरीब समझदारी विकसित हुई है उससे इस तरह की बात करते थे। मैं इन कुछ बातों के साथ कि आज विश्वविद्यालय के अंदर जो एक अनास्था का माहौल है, शिक्षकों और छात्रों के बीच भी अविश्वास का वातावरण पनप रहा है। लोग इस तरह का फेवरेटिज्म करते हैं कि अपने ही भाई भतीजे की नियुक्ति करवाते हैं। तो उससे भी बढ़ के अब ये हो गया है कि आपका भाई भतीजा भी जब तक आरएसएस का सक्रिय मेंबर ना हो, उसका नहीं होगा। तो उसको देखते हुए मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन की एक बात याद आती है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1955 के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कही, और इसके बाद मैं खत्म करूंगा कि अ यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, both have to work together for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any time they are distracted from the straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be a jeopardy to the community of university. मानिए कि विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षकों और छात्रों से बना हुआ एक समुदाय है। दोनों को साथ साथ काम करना होता है। दोनों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उसके प्रसार में लगना होता है और सत्यान्वेषण के काम में जुटना होता है, जिसका कोई और निहितार्थ नहीं होता, जिससे कोई और अपेक्षा नहीं होती। और इस काम से अगर वो जरा सा भी विचलित होते हैं, भटकते हैं, तो पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम के कोलैप्स होने की आशंका बढ़ जाती है। हिंदुस्तान की बात हुई। हिंदुस्तान सबके मेल जोल से बना है। तो फिराक के ही कुछ शेर के साथ मैं खत्म करूंगा कि मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बान, मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बान, जो भी मैं कहता गया उसने बयां बनता गया। वक्त के हाथों यहाँ क्या क्या खजाने लुट गए, एक तेरा गम की गंजे शाईगा बनता गया। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ज़ेरो बम से साज़े खिलकत के जहां बनता गया, ये ज़मी बनती गई, ये आसमां बनता गया। मैं किताबे दिल में अपना हाले गम लिखता रहा, हर वरक एक बाबे तारीखे जहां बनता गया। इश्क़ तन्हा से हुई आबाद कितनी मंजिलें, एक मुसाफिर कारवां दर कारवां बनता गया। बस उसी की तर्जुमानी है मेरे अशार में, जो सुकूते राज रंगी दास्तां बनता गया। बात निकले बात से जैसे वो था तेरा बयां, नाम तेरा दास्तां दर दास्तां बनता गया। मैंने सौंपा था तुझे एक काम सारी उम्र में, वो बिगड़ता ही गया है दिल कहाँ बनता गया। दास्ताने जौरे बेहद खून से लिखता रहा, कतरा कतरा अश्क गम का बेकरां बनता गया। मैं तेरे जिस गम को अपना जानता था वो भी तो ज़ेबे उन्वाने हदीसे दीगरा बनता गया। हमको है मालूम सब रुदादे इल्मो फलसफा, हाँ हर ईमानो यकीन वहमो गुमा बनता गया। वारदाते दिल को दिल ही में जगह देते रहे, हर हिसाबे गम हिसाबे
दोस्त सा बनता गया। आपने मुझे इतने सब्र के साथ, इतने स्नेह से सुना, आपका बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लैंगिक न्याय जिंदाबाद, आर्थिक न्याय जिंदाबाद, जलवायु न्याय जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सारा का लबोलबाब जो मेरी समझ में दुष्यंत के शब्दों में कहें तो हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त तो यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ जिज्ञास जी को।